नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सनातन संस्कृति के दो ग्रंथ रामायण और महाभारत हजारों साल पहले लिखे गए, लेकिन अगर आज के जीवन में आप देखें तो आज भी उतनी ही उनकी बातें, उनके प्रसंग, उनकी नीतियां, उनकी रणनीतियां और जो घटनाएं हुई वो आज भी प्रासंगिक नज़र आती हैं। आज के जीवन में भी उसके उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। तो ये रामायण और महाभारत कोई हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये नीति के, दर्शन के ग्रंथ हैं, ये रणनीति के ग्रंथ हैं, ये नैतिकता की शिक्षा देने वाले ग्रंथ हैं, ये मनुष्य को सही मार्ग दिखाने वाले ग्रंथ हैं। अब आपके ऊपर है इनमें से आप किन पात्रों का चयन करते हैं। उन पात्रों का जो धर्म यानी सत्य की रक्षा करने के लिए लड़े, या उन पात्रों का जो अधर्म के साथ खड़े हुए सत्य का समूल नाश करने के लिए खड़े हुए। आज भी ये बात उतनी ही प्रासंगिक है। आज जो है दो पात्रों, धृतराष्ट्र और गांधारी की बात करूंगा, लेकिन धृतराष्ट्र की बात फिर कभी जो है विस्तार से करूंगा। आज ज़्यादा विस्तार से गांधारी की बात करूंगा। गांधारी के पात्र पर महाभारत का जो पात्र है, धृतराष्ट्र की पत्नी थी, कौरवों की माता थी, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। उन्होंने जो किया, जो उदाहरण प्रस्तुत किया, समाज के सामने जो नज़ीर पेश की, उसका भुगतान देश आज भी कर रहा है। तो भारतीय राजनीति की दो गांधारियों की बात करूंगा। एक थोड़ा पुराना मामला है, एक बिल्कुल ताज़ा मामला है। पुराना मामला है, मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी की, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और अभी तक की आखिरी भी समझिए। इमरजेंसी नहीं लगती अगर इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की बात न सुनी होती। संजय गांधी ने इमरजेंसी में और उससे पहले, ख़ास तौर से इमरजेंसी से लगभग साल भर पहले कह लीजिए, या 1971 में सत्ता में आने के बाद से संजय गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गए। पार्टी, सरकार, इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया, जो आपको महाभारत के दुर्योधन की याद दिलाता है। उसकी इच्छा, उसका हठ, उसका अहंकार, वो सब पर भारी पड़ा, सब पर हावी हो गया। वही हालत संजय गांधी की थी। वो अपने को एक तरह से डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर मानते थे, जैसे दुर्योधन अपने को डिफैक्टो राजा मानता था कि राज उन्हीं का है, उन्हीं के हाथ में, राज्य के सूत्रों का संचालन उसी तरह से होगा जिस तरह से दुर्योधन चाहेंगे। संजय गांधी को भी यही गलतफहमी थी, और गलतफहमी क्या थी वो कर भी रहे थे। और इंदिरा गांधी संजय गांधी के सारे अत्याचारों को देखकर भी उस ओर से आंख बंद किए हुई थी, जिस तरह से गांधारी दुर्योधन को के अत्याचारों की ओर से आंख मूंदे हुए थी। गांधारी ने तो कम से कम आंख पर पट्टी बांध रखी थी। इंदिरा गांधी की आंख पर जो पट्टी बंधी थी वो किसी को दिखाई नहीं देती थी, अदृश्य पट्टी थी, लेकिन वो थी। दोनों ने भुगता। गांधारी ने जो किया उसको पूरे भारतवर्ष ने भुगता, और इंदिरा गांधी ने जो किया उसको भी पूरे भारत देश ने भुगता। इमरजेंसी, फिर कह रहा हूं, नहीं लगती अगर इंदिरा गांधी संजय गांधी की बात मानने से इनकार कर देती है। कांग्रेस के इतिहास पर जो ये काला धब्बा लगा वो न लगता। हुई है सोई जो राम रचि राखा, तो जो विधि ने तय कर रखा था वो होना ही था। और जब विधि तय कर लेती है क्या करना है, तो अच्छे अच्छों की मति फेर देती है। इंदिरा गांधी के साथ यही हुआ। इमरजेंसी के दौरान जो कुछ हुआ, जो अत्याचार लोगों पर हुआ, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो संजय गांधी की। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसको सुधारने की या संजय गांधी को रोकने की भी कोशिश नहीं की। आप याद कीजिए 1977 में जब कांग्रेस पार्टी हार गई, इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई, तो उन्हें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था? उन्हें डर था अपने बेटे संजय गांधी को लेकर, कि संजय को नुकसान पहुंच सकता है।
और इमरजेंसी लगने से पहले से, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आने से पहले से, वो संजय गांधी के खिलाफ कोई भी बात, उनके विरुद्ध कही गई कोई भी बात, उनकी आलोचना सुनने को तैयार नहीं थी। जिन जिन कांग्रेसी नेताओं ने कोशिश की उनको समझाने की, वो सब सिस्टम से बाहर कर दिए गए, हाशिए पर धकेल दिए गए। और उनमें से कई लोग जो है अपने आप पार्टी से बाहर हो गए, कुछ पहले बाहर हो गए, कुछ इमरजेंसी के बाद। जिनमें से दो बड़े नेता थे, बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा, जिन्होंने अलग पार्टी बनाई जैसे ही इमरजेंसी उठी और चुनाव की घोषणा हुई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के नाम से। इंदिरा गांधी का जो डर था, अगर जिन लोगों ने उन दिनों की राजनीति देखी या उन दिनों की राजनीति को पढ़ा है, जो कुछ रिपोर्ट हुआ है, उनको रात को भी डर लगता था कि उन पर हमला हो सकता है। हालांकि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने इमरजेंसी के इतने बड़े अत्याचार के बावजूद इंदिरा गांधी पर कोई व्यक्तिगत हमला, कोई भी शारीरिक हमला नहीं किया। बयान जो भी आते रहे हों, विरोध में बोलते रहे हों, आलोचना निंदा करते रहे हों, नारे लगाते रहे हों, लेकिन इंदिरा गांधी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं हुई, न पहुंचाया गया। संजय गांधी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी को उस समय पार्टी की चिंता नहीं थी, देश के साथ क्या हुआ इसकी चिंता नहीं थी। उनको चिंता थी तो सिर्फ एक, संजय गांधी की। और संजय गांधी को उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया था, औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से। संजय गांधी तय करते थे कि कौन मंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा। वो सीधे मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को सीधे आदेश देते थे, और जो न माने उसको किनारे लगा दिया जाता था। तो हर चीज का एक अंत होता है, और अत्याचार का अंत तो जरूर होता है, और उसका अंत हुआ 1977 में। 1980 में कांग्रेस पार्टी फिर जीत गई, इंदिरा गांधी फिर जीत गई। उसके बहुत से कारण हैं, उनमें जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से संजय गांधी की जून 1980 में विमान दुर्घटना में मौत हो गई। अब उसको लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, लेकिन उसके बारे में कोई प्रामाणिक रूप से कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी फिर ठीक से उठ नहीं पाई। तो अगर 1984 यानी 1984 का चुनाव इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुआ होता तो कांग्रेस फिर हार जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और उसकी सहानुभूति की लहर पर सवार होकर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रखकर। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं हुई। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक सेंट्रल हॉल में हो रही थी, और उसमें कितने लोग थे? मुश्किल से 10-12 लोग। जब वो बैठक चल रही थी, उस समय राजीव गांधी को उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला रहे थे। तो इससे आप समझिए कि डेमोक्रेसी में कितना विश्वास है कांग्रेस पार्टी का। और ये बात मैं इमरजेंसी के बाद की कर रहा हूँ। उससे पहले भी ऐसा हुआ कि दो प्रधानमंत्रियों की मौत हुई, जवाहरलाल नेहरू की और लाल बहादुर शास्त्री की, बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में। उस समय भी सत्ता परिवर्तन इस तरह से नहीं हुआ। उस समय भी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हुआ। गुलजारी लाल नंदा को 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन इस बार जल्दबाजी थी राजीव गांधी को बनाने की, क्योंकि उनके लोगों को लगता था कि अगर अभी नहीं बनाया तो ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो राजीव गांधी को बनने न दें। तो इंदिरा गांधी का ये जो पुत्र मोह था संजय गांधी के बाद राजीव गांधी पर, राजीव गांधी को राजनीति में ले आई। उनको अमेठी से, जहाँ से संजय गांधी सांसद थे, उनके निधन के बाद सीट खाली हुई, वहाँ से बाई इलेक्शन में चुनाव लड़वाया, वो जीते। उनको पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाने के लिए पंडित कमलापति त्रिपाठी को पार्टी के संविधान के विरुद्ध जाकर पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही उन्होंने जो पहला आदेश जारी किया, पहला फैसला लिया, वो राजीव गांधी को राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर नियुक्त करने का।
और उसके कुछ दिन बाद उनको उस पद से हटा दिया गया। और याद रखिए, कार्यकारी अध्यक्ष का पद कांग्रेस के संविधान में नहीं था। पुत्र मोह में अगर कोई गांधारी बन जाए तो उसका क्या नतीजा होता है, ये हमने महाभारत में ही नहीं देखा, ये हमने आज के आधुनिक दौर में भी देखा। और दूसरी घटना सबसे ताज़ा है पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं, उनके राजनीतिक वारिस हैं, इसमें किसी को कहीं से शक नहीं होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने जो अत्याचार किए, जो कट मनी, सिंडिकेट, इन सब का जो जाल खड़ा किया, उसमें अभिषेक बनर्जी की बड़ी प्रमुख भूमिका है। वो कई तरह के घोटालों में आरोपी हैं जिसकी जांच चल रही है। ईडी, सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है। कोयला घोटाला, माइनिंग घोटाला और तमाम तरह के, अब तो और ज़्यादा खुलकर चीज़ें सामने आएंगी कि क्या क्या हुआ। 4 मई को नतीजे आने के बाद, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, 6 मई को ही शायद, 5 या 6 मई को तृणमूल कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई। उस बैठक में जो ममता बनर्जी ने किया वो इंदिरा गांधी की याद दिलाता है और वो गांधारी की भी याद दिलाता है। गांधारी कभी दुर्योधन से नाराज नहीं हुई, दुर्योधन के खिलाफ कभी नहीं खड़ी हुई, उसकी तमाम गलतियों को नजरअंदाज करती रही। और ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की सारी गलतियों को प्रोत्साहित करती रही। तो इस विधायक दल की बैठक में लगभग 10-11 विधायक जो टीएमसी के हैं वो नहीं आए, लेकिन वो अलग मामला है। जो आए थे उनमें कई विधायक ऐसे थे जो 70-75 और कहते हैं कुछ लोग तो 80 वर्ष के भी हैं। उनके बीच में ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक ने बहुत मेहनत की है, उसने बड़ा संघर्ष किया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो विधायकों से स्टैंडिंग ओवेशन दिलाया गया अभिषेक बनर्जी के लिए। अब आप समझ लीजिए, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के राजनीतिक वारिस होने के अलावा और किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। वो लोकसभा सदस्य हैं और पार्टी में जो है ममता बनर्जी के बाद सर्वे सर्वा है। उनके हिसाब से ही पार्टी चलती है, जैसे एक समय संजय गांधी के हिसाब से चलती थी, जैसे एक समय दुर्योधन के मुताबिक जो है हस्तिनापुर चलता था। भले ही धृतराष्ट्र जो है वो राजा थे, लेकिन चलती दुर्योधन की थी, वहाँ चलती संजय गांधी की थी, यहाँ पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी की चलती थी। वरना किसी सांसद की ये हैसियत, ये हिम्मत हो सकती है कि देश के गृह मंत्री को कहे कि 4 मई की रात में रुकना, 5 को तुम्हारे सर पर हरा रंग लगाकर दिल्ली भेजूंगा। धमकी दे लोगों को कि देखता हूं कि 4 मई की रात के बाद कौन दिल्ली का बाप आकर तुम्हें बचाता है। ये राजनीति की भाषा नहीं है, ये किसी सांसद की भाषा नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ एक गुंडे की भाषा हो सकती है। और अभिषेक बनर्जी के इन बयानों पर ममता बनर्जी को कोई एतराज नहीं था। तो जो इमरजेंसी के दौरान अत्याचार लोगों ने सहा, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई था तो संजय गांधी थे। तृणमूल कांग्रेस के राज में सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हुआ, हत्या, बलात्कार, कटमनी, सिंडिकेट, उसके अलावा जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हुआ, जिस तरह से संदेश खाली का मामला हुआ, आरजी कार घटना के बाद जो रवैया था सरकार का और जुडिशियल ऑफिसर्स का जो घेराव हुआ, उन सब में आपको एक बयान ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी का नहीं मिलेगा कि ये गलत हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी की बात की मैंने और ममता बनर्जी की, तो एक भिन्नता भी है दोनों में, असमानता भी है। इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो उन्होंने बहुत ग्रेसफुल तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होने दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे हराया गया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इतनी सीटें मुझसे ज़बरदस्ती छीन ली गई हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। ममता बनर्जी अड़ गई कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। आखिरकार
राज्यपाल को उनको बर्खास्त करना पड़ा। 7 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, विधानसभा भंग कर दी गई। ममता बनर्जी अड़ी थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो उनको बर्खास्त करना पड़ा गवर्नर को। तो बहुत बेआबरू होकर ममता बनर्जी सत्ता से बाहर निकली हैं। और ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता है। मेरा मानना है कि ये यहाँ से शुरू होता है। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के विघटन और पतन दोनों का कारण बनेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आने वाले दिनों में ये घटनाक्रम बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों का जो अहंकार है वो उनको कोई सही काम करने नहीं देगा, उनको नैतिकता की ओर जाने नहीं देगा। नैतिकता उनके शब्दकोश में है ही नहीं, सदाशयता उनके शब्दकोश में है ही नहीं, कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक काम करना ये उनकी सोच में ही नहीं है। अभी तक वो ये सब कर पा रहे थे क्योंकि सत्ता में थे। अब सत्ता हाथ से निकल गई है। अब सत्ता सही मायनों में, अगर आप इस समय पश्चिम बंगाल का, कोलकाता का दृश्य देखें तो जनता के हाथों में आ गई है। जनता ने अपनी शक्ति को पहचान लिया कि अब बहुत हो गया, अब परिवर्तन की ज़रूरत है, और परिवर्तन कर दिया, पलटा दिया। अब जनता का जो संदेश है कि हम और अत्याचार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी की सोच है कि अभी और अत्याचार की ज़रूरत है। संघर्ष इन दो के बीच में होगा, और इस बार बीच में कौन होगा? बीच में संवैधानिक संस्थाएं होंगी, एक चुनी हुई सरकार होगी जो कानून और संविधान के मुताबिक चलेगी। तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों के लिए, और तृणमूल कांग्रेस में जो लोग उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। महाभारत का युद्ध जो है अब शुरू होने वाला है पश्चिम बंगाल में, और महाभारत के युद्ध का अंत क्या हुआ था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे भिन्न कोई अंत जो है पश्चिम बंगाल में होगा, ये भी मुझे लगता नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।